चलो शांत हो जाओ। चलो इससे पहले जो नियुक्ति हम देख लिए थे, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है बता दो। कुल कितने न्यायाधीश? 34 न्यायाधीश, जिसमें एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश से, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जहां से वो न्यायाधीश आ रहा हो। समझ आ पा रहा है? और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? कोलोजियम से। कोलोजियम में कितने सदस्य होते हैं? 5। तो 5 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उससे क्या लेते हैं? सलाह। तो न्यायाधीश की जब भी नियुक्ति का बात आता है तो हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा, याद रखना है। समझ आ पा रहा है? भले सलाह जिससे भी लेगा उसको अलग से याद करेंगे, लेकिन नियुक्ति सिर्फ पूछे तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहां तक देख लिए थे। और अभी हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? तो अनुच्छेद क्रमांक 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किसकी चर्चा किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की गठन कैसे हो, कितने न्यायाधीशों के मिलने से होगा, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर, संरचना, ये दोनों बातों की चर्चा किसमें है? आर्टिकल नंबर 124 में। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं और क्या क्या चीज अभी समझना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। न्यायाधीशों का क्या बता दो? शपथ को लेके क्या चीज की चर्चा किया गया है इस आर्टिकल 124 के अंदर। आ रहा बात समझ में? तो आर्टिकल 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये बस पूछा जाता है। समझ आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना? या राष्ट्रपति अगर नहीं दिलाता है तो उस पोजीशन में क्या होगा? तो उस पोजीशन में होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्या बताओगे? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनको क्या दिलाएगा? शपथ। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनको क्या दिलाएंगे? शपथ। तो ये आर्टिकल 124 के अंदर अगर हम शपथ ग्रहण के बारे में देखते हैं तो शपथ को लेके बस इतना ही चीज लिखा है। बस समझ आ रहा है कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? जल्दी बता दो। तो राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी क्या दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबके यहां तक? हाँ है ना? समझ आ रहा है कि नहीं यहां तक? कुछ बोलोगे आगे कि नहीं आ रहा है? थोड़ा जोर से बोले करो। हाँ लिखना लिखना नहीं है, केवल समझना है। घर में जाके जो नोट्स भेजता हूँ उसी को लिखेंगे अपन, क्योंकि वो सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से रहता है पूरा। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है सबके यहाँ तक? थोड़ा जल्दी भी आ जाया करो आप लोग। 8:30 का क्लास 8:45 हो जाता है। क्यों लेट से आते हो? इधर पीछे क्या हो गया था? लक्ष्मीकांत? हाँ तो आज ही नहीं होना है, ठीक नहीं, कभी नहीं होना है। ठीक है, क्या हो गया? देखो इधर। चलो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 124 के अंदर शपथ ग्रहण सबको क्लियर है क्या होता है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर न्यायाधीशों की पद मुक्ति के बारे में, न्यायाधीशों को क्या देखेंगे? पद मुक्ति कैसे होता है। चलो पद मुक्ति का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा। पद मुक्ति देखो दो तरीके से होता है। एक तो वो स्वयं की इच्छा से पद को छोड़ सकता है, या दूसरा उस पर महाभियोग लगा के उनको हटा सकते हैं। दो तरीके से पद मुक्ति होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का। समझ आ पा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति के कितने प्रोसेस हैं जल्दी बताओ? 2। जिसमें पहला होता है त्याग पत्र देने का, कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश है अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन त्याग पत्र नहीं देते हैं लेकिन उनको हटाना चाहते हैं तो उनको हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग की जो प्रक्रिया जैसी होती है उसी प्रक्रियाओं से उनको भी हटाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? तो पद मुक्ति के कितने प्रोसेस? 2। पहला बताओ, त्याग पत्र दे सकते हैं वो, और दूसरा महाभियोग लगा सकते हैं।
अगर मान लो त्याग पत्र देना चाहते हैं तो न्यायाधीश किसको त्याग पत्र देगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो किनको त्याग पत्र देते हैं? मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देंगे कि सीधा राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे? तो आप आंसर बताओगे राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी न्यायाधीश को त्याग पत्र देना होता है तो त्याग पत्र किसको देगा? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति को सौंप कर पद को छोड़ सकता है, उस पद से मुक्त हो सकता है। किसको त्याग पत्र देना होगा? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति को। समझ आ पा रहा है? लेकिन अगर हम महाभियोग लगाना चाहते हैं तो महाभियोग लगाने के लिए दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन में ये लिखा है कि अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करता है, क्या करता है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को ही अपन यहां बोलते हैं कदाचार। क्या बोलते हैं? कदाचार। ठीक है ना? या इसी को ही और एक शब्द में क्या बोल सकते हैं बता दो? भ्रष्टाचार या कदाचार, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है शारीरिक असमर्थता। क्या होता है? जल्दी बता दो। शारीरिक असमर्थता। तो ये दो कंडीशन होते हैं जिसके तहत इन पर महाभियोग ला सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? देख लो एक बार ध्यान से। तो पद मुक्ति के कितने प्रक्रिया है? जल्दी बताओ। दो प्रक्रिया है। पहला त्याग पत्र, दूसरा महाभियोग। त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और महाभियोग लगाना है तो दो जो मुख्य रूप से बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई न्यायाधीश क्या करता है बता दो? कदाचार या भ्रष्टाचार या मिसबिहेवियर इसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना? पूरा कुल मिला के। और एक क्या होता है आपका? शारीरिक असमर्थता। शारीरिक रूप से अगर काम करने में सक्षम नहीं है तो भी उनको महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। आ रहा बात समझ में? आए ना? लेकिन अब महाभियोग जब इन पर लगाया जाएगा तो क्या क्या चीज का ध्यान रखा जाएगा? तो महाभियोग अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना है और उन पर अगर हम महाभियोग लाते हैं तो महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते हैं। चाहे तो महाभियोग हम लोकसभा में भी ला सकते हैं। कहाँ ला सकते हैं? जल्दी बताओ। या हम कहाँ ला सकते हैं? राज्यसभा में भी ला सकते हैं। क्लियर सबका? तो न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग कौन सी सदन में अगर लाई जाती है तो आप बताओगे लोकसभा में भी या राज्यसभा, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में अगर महाभियोग लाना है, महाभियोग का प्रस्ताव स्टार्ट करना है, तो पहले जितने भी सांसद होते हैं उनसे साइन कराएंगे। और लोकसभा का मामला है तो 100 सांसदों का साइन चाहिए। कितने सांसद का? 100 सांसद साइन करेंगे तब प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा कि राजी है इनको हटाने के लिए। समझ आ पा रहे हैं? और राज्यसभा में देखो सदस्य संख्या कम होता है तो इसलिए यहां 50 लोगों का साइन चाहिए। कितने लोगों का? 50 सांसद का साइन चाहिए प्रस्ताव रखने के लिए, बस कि इस न्यायाधीश को हम कदाचार के हिसाब से हटाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला इस पर। समझ आ पा रहा है? तो उस चीज को लेके हम हटा सकते हैं। अगर लोकसभा में आता है तो कितने लोगों का साइन चाहिए? सबसे पहले 100 लोगों का प्रस्ताव लाने के लिए है। और राज्यसभा में है तो 50। ठीक है? लेकिन अगर पारित करना है, पारित देखो या तो हम लोकसभा से पारित करके कहां भेज सकते हैं? राज्यसभा में। या राज्यसभा से पारित करके कहां भेज सकते हैं? लोकसभा में। तो दोनों ही कंडीशन पर साइन चाहिए 2/3। क्या चाहिए? जल्दी बताओ। 2/3 अगर साइन मिल गया, जिसको अपन विशेष बहुमत बोलते हैं। 2/3 का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत। और 1/2 को बोलते हैं सामान्य बहुमत। क्या बोलते हैं? तो प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना साइन चाहिए? जल्दी बता दो। 2/3 साइन चाहिए। राज्यसभा से साइन होकर लोकसभा में जाएगा, फिर वो भी साइन करेगा। लोकसभा से राज्यसभा में भी ऐसा आ सकता है। तो दोनों ही सदन 2/3 साइन करेंगे। उसके पश्चात अगर दोनों सदन से पारित हो जाता है उसके बाद यह प्रोसेस होकर किसके पास जाएगा? तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जिस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया है उसको पद से हटा देगा। समझ आ पा रहा है? पद से क्या कर देगा? हटा देगा। तो पद से हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन उस पर कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? महाभियोग की कोई प्रक्रियाएं होनी चाहिए। तब राष्ट्रपति, दोनों सदन का अगर साइन मिल गया तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा सकता है। आया कि नहीं समझ में? तो ये होता है महाभियोग। किन पर? जल्दी बताओ। न्यायाधीशों पर। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीशों पर। न्यायाधीशों पर क्या बता दो? महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार से होता है। तो न्यायाधीश कितने तरीके से पद मुक्त कर सकते हैं? 2 तरीका। पहला
त्याग पत्र। क्वेश्चन आता भी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किनको त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति को। समझ आ पा रहा है? क्या हो गया? नहीं, महाभियोग से अभी तक किसी भी न्यायाधीश को आज तक नहीं हटाया गया। रिकॉर्ड है ये कि किसी भी न्यायाधीश को आज तक महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया, किसी भी न्यायाधीश को। आ रहा बात समझ में? इसलिए प्रोसेस उतना देखने मिलता नहीं अपन को, क्योंकि ये प्रोसेस आज तक नहीं हुआ है, कभी भी काम ही नहीं किए इस पर। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? आगे बढ़े, चलो। तो यहां तक जो हम पढ़े थे वो था हमारा आर्टिकल नंबर 124, जिसके अंतर्गत संरचनाओं में ये सब बातें कहा गया है। समझ आ पा रहा है? अब आते इसके बाद हमारा आएगा आर्टिकल नंबर 125। ठीक है, अनुच्छेद क्रमांक क्या देखेंगे? 125। ठीक, चलो। आर्टिकल 125 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को लेके क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हम देखेंगे, इसमें बताया गया है वेतन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? कि न्यायाधीशों का जो वेतन होगा वो कितना होगा, इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो प्रकार के न्यायाधीश हम देखे हैं। एक क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश, आए ना। और दूसरे क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? एक। और अन्य न्यायाधीश वर्तमान में 33। आ रहा बात समझ में? तो मुख्य न्यायाधीश का जो पेमेंट होता है वो होता है 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000 इसका होता है वेतन प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों का होता है 2,50,000। तो ये वेतन को लेके ये बताया गया है। क्लियर है सबका? हाँ, अब वो सब अलाउंस रहता है ना, बहुत सारा भत्ता भी रहता है, मुख्य रूप से सैलरी बस इतना है। समझ आ पा रहा है? पहले तो 90,000 और 80,000 था उस समय पहले, अब तो बढ़ गया है। जैसे राष्ट्रपति का 1.5 लाख था, अब 5 लाख हो गया है। समझ आ पा रहा है? वैसे इनका पहले 80 और 90 चलता था। समझ आ पा रहा है? लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 2,80,000 और 2,50,000 प्रति माह इनका क्या है बताओ? वेतन। क्लियर सबके यहाँ तक? और इनको जो वेतन दिया जाता है वो कौन से फंड से आता है? तो देश का जो संचित निधि होता है, कौन सा निधि? संचित निधि याद है ना क्या होता है? हाँ, कोष। ये निधि मतलब कोष होता है संचित निधि मतलब ये होता है कि ऐसा फंड होता है जिसमें देश का पूरा पैसा रखा होता है। उसी पैसे से जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको वेतन जाता है, और विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं संचित निधि से, बजट लाना, ये सब लाना। तो ये सब पूरा कौन से फंड से काम होता है जल्दी बता दो? संचित निधि से होता है। आ रहा बात समझ में? क्लियर है नहीं? जल्दी बताओ। तो बस वेतन को लेके इतना याद रख लेना। ठीक है, अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? तो न्यायाधीशों के वेतन से। किससे बताओगे? और कहाँ के न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से क्या है? संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है जल्दी बता दो? 2,80,000। और मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000। और इनको वेतन कौन से निधि से जाता है? संचित निधि से जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और इसमें यह भी बताया गया कि इनके वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा, कोई कटौती नहीं होता है। कहने का मतलब कभी भी क्या नहीं कर सकते? कटौती नहीं कर सकते। भले आगे बढ़ा सकते हैं पेमेंट को, लेकिन जितना होगा उससे कम कभी नहीं कर सकते। ये नियम होता है इस आर्टिकल 125 के तहत कि इनके वेतन में कभी कटौती करेंगे क्या? नहीं। भले आगे जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? क्या बात हो रहा है उधर पीछे? आपका कितना है वेतन? छुट्टी का पैसा ऐसा छोड़ो ना उसको, ठीक नहीं? जितना मिलता है उसको देखो अभी। बताओ शशिकांत, कल कहाँ घूम रहे थे आप? किसके साथ घूम रहा था ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक? यहीं आए थे क्या? हाँ ठीक। चलो आगे बढ़े। चलो आर्टिकल नंबर देखते हैं, 126 नंबर ना। आर्टिकल क्या देखेंगे? 126। 125 सबको समझ में आ गया है? 125 सुनते दिमाग में क्या आना चाहिए? न्यायाधीशों का वेतन आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आर्टिकल 125 का अगर हम देखें तो यह किससे रिलेटेड है बोला जाए तो अनुच्छेद 126 जो है यह संबंधित है
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। आ रहा है बात समझ में? तो आर्टिकल 126 क्या है जल्दी बता दो? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं भाई? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? उसके बदले किसके बदले? ठीक है, देखो इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और ये एक मुख्य न्यायाधीश मान लो कभी अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, तो उसके बदले क्या होता है? तो उसके बदले एक नियम होता है कि जो अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं उनमें से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के पद में बैठाया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो उन्हीं न्यायाधीशों को ही क्या बोलते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। और ऐसा करने का पावर किसके पास होता है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित ना होने पर अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा जल्दी बताओ? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा जल्दी बताएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है ना? क्लियर है सबके यहां तक? है ना? और ये जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो बनता है, इनको पावर किसके समान होता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश के पास जितना पावर होता है उतना ही पावर ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पास भी होगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 126। सबको क्लियर है सबके यहां तक? आर्टिकल 126 किससे रिलेटेड है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है समझ आ गया होगा कि मुख्य न्यायाधीश ना होने पर अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को क्या बनाते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। और इनको शक्ति किनके समान प्राप्त होता है? मुख्य न्यायाधीश के पास जितना पावर होता है वही सेम पावर उस दिन उसके पास होगा। आए बात समझ में? चलो, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है कहां से कहां तक? 124 से लेकर कहां तक है? 147। सुप्रीम कोर्ट को लेके पूरे आर्टिकल की चर्चा हम कहां से कहां तक करेंगे? 124 से 147 तक। इसमें कुछ कुछ बीच बीच के छूटेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एकदम कोई खास नहीं, पढ़ने पर कुछ उतना क्वेश्चन बनता भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन उस अनुच्छेद को हम छोड़ेंगे। समझ आ पा रहे हैं? चलो, लेकिन कंटिन्यू अभी तो रहेगा। 126 तक क्लियर है ना? चलो, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 127। चलो, आर्टिकल 127 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो, आर्टिकल 127 है, जैसे कि एक होता है कार्यकारी न्यायाधीश, वैसी एक होता है जिसको हम बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित अगर आर्टिकल क्वेश्चन आता है, यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना? तो तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद क्वेश्चन आए तो क्या बताओगे? आर्टिकल 127। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडहॉक। क्या बोलते हैं? एडहॉक, या इसी को बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं? अस्थाई। आ रहा बात समझ में? एडहॉक मतलब क्या होता है? अस्थाई। और तदर्थ न्यायाधीश से रिलेटेड कुछ जो ये जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में, ये किस देश के संविधान से लिया गया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना है फ्रांस के संविधान से। क्या बताओगे? फ्रांस के संविधान से लिया जाता है। क्लियर सबका? अच्छा, ये तदर्थ न्यायाधीश की जरूरत कब पड़ता है? जैसे कि हम अभी समझे, कार्यकारी न्यायाधीश की जरूरत कब पड़ता है? जब सीजीआई अनुपस्थित है तो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, वो उस समय पद को संभालते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ? लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता कब पड़ता है? एडहॉक के रूप में कब बुलाना पड़ता है न्यायाधीशों को? तो याद ये रखना है कि हर एक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ना अलग अलग मामले आते हैं, तो मामले के हिसाब से न्यायाधीशों को एक समूह बनाया जाता है या बैठक करवाते हैं, तब उनका बैठक होता है, ठीक है ना? तो बैठक में न्यायाधीशों का जब बैठक होता है तो बैठक के लिए एक निश्चित गणपूर्ति की आवश्यकता होता है। क्या होता है जल्दी बता दो? गणपूर्ति। गणपूर्ति को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। तो सिंपल हमको याद रखना है कि न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जब बैठक होता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग बैठक में अलग अलग संख्याओं न्यायाधीशों का संख्या डिसाइड होता है
कि इस बैठक में इतने न्यायाधीश होने चाहिए, ऐसे टाइप से, समझ आ पा रहा है ना। तो न्यायाधीशों के संख्या का जब कमी हो जाता है, न्यायाधीश जब कम पड़ जाते हैं, तो फिर हाई कोर्ट से, कहाँ से बता दो, हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। तो उन्हीं न्यायाधीश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। क्या बुलाते हैं? तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम की पूर्ति नहीं होता है, कोरम मतलब गण पूर्ति, समझ आ पा रहे हैं, एक न्यूनतम संख्या होता है, और न्यूनतम संख्या लोग जब आएंगे तब बैठक चालू होता है सुप्रीम कोर्ट में, समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो जब कोरम की पूर्ति नहीं होता है, तो उस समय कोरम की पूर्ति करवाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है। किसकी नियुक्ति, चलिए बता दो, तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर सबके यहाँ तक, है ना। चलो, तो तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनके लिए क्या योग्यता है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में हम किनको बुलाते हैं। तो पहले देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, क्या बता दो, हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है ना। या दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो, भले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है लेकिन उसके लिए एलिजिबल है। तो ऐसे न्यायाधीशों को काम करवाने के लिए बुलाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो तदर्थ न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया जाता है, जल्दी बता दो। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, लेकिन इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या है, जल्दी बताओ, योग्य है, तो उस समय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है। समझ आ पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हमेशा किसका नाम बताओगे, राष्ट्रपति का नाम ही बताना है। किसका नाम बताना है, राष्ट्रपति। आ रहा है कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। तो ये है आर्टिकल 127। जब जब सुप्रीम कोर्ट के बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाता है, तो न्यायाधीशों को गणपूर्ति बनाने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। तब न्यूनतम संख्या जैसे पूरा हो गया तब बैठक चालू करवा सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो कहाँ से बुलाएंगे, जल्दी बता दो। हाई कोर्ट में न्यायाधीश जो बन चुके हैं उनको बुला सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है उनको भी बुला सकते हैं। और नियुक्ति कौन करेगा, जल्दी बताओ, राष्ट्रपति। तो ये होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। समझ आ पा रहा है। तो पहला क्या न्यायाधीश देखिए अपन, कार्यकारी न्यायाधीश, समझ आ पा रहा है। दूसरा क्या है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश केवल कब बुलाएंगे, जब गणपूर्ति पूरा ना हो रहा हो, उस समय उनको बुलाया जाता है। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो, इसके अलावा देखते हैं आर्टिकल नंबर 128। चलो, आर्टिकल नंबर 128 है, इस ये भी हम देखते हैं, ये भी कुछ न्यायाधीश से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत किस प्रकार के न्यायाधीश की चर्चा है बोलेंगे, तो इसमें चर्चा किया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। क्या बताया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, इनको लेके क्या बताया गया हम ध्यान देंगे। जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं, गलत लिखा गया क्या, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं इनकी आवश्यकता कब पड़ता है और इनको कौन बुलाता है, ठीक है ना। ये केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो लेकिन उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो रिटायर हो गया है। समझ आ पा रहा है। या हाई कोर्ट में न्यायाधीश था, सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्य था लेकिन वो रिटायर हो गया है। समझ आ पा रहा है। तो ऐसे न्यायाधीशों का एक लिस्ट होता है उनके पास सुप्रीम कोर्ट में। समझ आ पा रहा है। भाई न्यायाधीश है मतलब तो योग्य तो है काम करने के लिए, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के कारण उनको वो पद से हट चुके हैं, लेकिन आज भी वो काम करने के लिए योग्य है। तो ऐसे न्यायाधीशों से ना अनुरोध किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुरोध। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ज्यादा केस आ चुका है, ठीक है ना, वहां न्यायाधीश की कमी हो रहा हो, ठीक है ना, तो उस समय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बुलाया जाता है काम के लिए, और उनसे केवल अनुरोध किया जाता है। और ये अनुरोध केवल कौन कर सकता है, तो CJI कौन कर सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कॉल करेगा, बुलाएगा, भाई जरूरत है, अनुरोध करेगा, एकदम जरूरी नहीं कि आना ही है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आ सकते हो क्या, ऐसे करके। समझ आ पा रहा है। अगर वो आना चाहे तो आके काम कर सकता है। समझ आ पा रहा है। लेकिन CJI भी किससे परमिशन लेगा, राष्ट्रपति से। किससे लेगा,
कि भाई मैं इनको सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश है उनको मैं काम के लिए बुलाना चाहता हूं करके सीजीआई किससे परमिशन लेंगे? राष्ट्रपति से। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है। और इस सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? तो हाई कोर्ट वाले भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले भी हो सकते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो। क्लियर है? लेकिन उन्हीं को बुलाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के जो योग्य थे, लेकिन कार्यकाल के कारण उनको हटा दिया गया है, खत्म होने के कारण। तो उन्हीं लोगों को ही बस बुला सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो ऐसा भी होता है सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है सबका? आर्टिकल किसके तहत? 128 के तहत ऐसा काम होता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो सबसे पहले देखे कार्यकारी न्यायाधीश, सबको समझ में आ गया है। उसके बाद क्या देखे? तदर्थ न्यायाधीश। और तीसरा क्या होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर है सबका यहाँ तक? तो एक देखो, अब न्यायाधीश हम देखो क्या क्या होते हैं। जैसे कि एक मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश, एक कार्यकारी न्यायाधीश, एक तदर्थ न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इतने सारे लोग काम करते हैं वहां। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है सबका? चलो, तो न्यायाधीश बस इतने ही होते हैं, इसके अलावा और कोई भी न्यायाधीश हम नहीं पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो एक बार फिर से बता दो, 124 में कौन कौन से न्यायाधीश? नहीं, न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। 125 में तो ये तो वेतन था, इसको हटा दो, इसको हटा देते। 126 में हाँ कार्यकारी न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश और 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो चार न्यायाधीशों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। बीच में वेतन भी आगे है, उसके बिना काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 128 तक हो गया ना? 100 क्या देखेंगे? 29। चलो आर्टिकल जो 129 है, यह किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार के न्यायालय का शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे सभी लोग, अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। तो अनुच्छेद 29 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कौन सा न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय को ही अपन बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? मतलब यहां जो भी चीज का फैसला होता है उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर हमेशा रखा जाता है। उसी को अपन बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं? उनको लिख कर रखा जाता है, उनका रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो इसके अंतर्गत देखो हम क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, तो आंसर क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? 129 के तहत। तो इस अभिलेख न्यायालय की शक्ति उनको प्राप्त है, तो उनका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो इससे आप सीधा ये समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला सुनाता है, जब भी क्या सुनाता है? फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी क्या सुनाएगा? जल्दी बता दो। फैसला। तो उनका हर एक फैसला ना देश के लिए कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। क्योंकि उनको लिख के रख गया, तो उसी चीज को पढ़कर जो वकील हैं सब केस को समझते हैं। समझ आ पा रहा है? और उसी के आधार पर वो दिखाते हैं जाके कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पास ये वाला भाई दिया था, जो भी फैसला सुनाया था, तो यहाँ भी हम वो काम हो सकता है। ऐसे करके मतलब अलग अलग न्यायालय में वो उसके लिए वो कानून होता है। समझ आ पा रहा है? जैसे देश के लिए कानून बन गया सब में लागू होगा, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो कानून होता है जो सब न्यायालय में लागू रहता है। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? एक एक फैसला एक एक कानून बन जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको बदल भी सकता है, लेकिन और कोई नहीं बदल सकता। जैसे मान लो आज कुछ फैसला सुनाया, बाद में लगता है कि उसको बदलना है, तो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। बाकी कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन उस जो भी फैसला सुनाया वो एक कानून बन गया, उसके आधार पर देश में किसी भी न्यायालय में सुनवाई हो सकता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और इसी रिकॉर्ड को ही तो पूरा पढ़ा जाता है वकीलों के द्वारा कि कौन से केस में क्या सुनाया गया है। उसी रिकॉर्ड को पढ़ते हैं, उसी के आधार पर केस लड़ते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? नहीं आ रहा समझ में? आगे समझ में। और अभिलेख न्यायालय से हम और क्या समझ सकते हैं? तो सिंपल याद बताना है
कि इनके जो फैसला को पूरा सुरक्षित करके रखा जाता है। क्या करके रखते हैं बता दो, सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उनको क्या करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखा जाता है। और उसी को ही भविष्य में आगे चल के उसी के आधार पर भविष्य में उसी को उपयोग भी किया जाता है, अलग अलग वकीलों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा उसी के हिसाब से फैसला सुनाया जाता है। आए बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। कौन सा न्यायालय बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। का मतलब क्या हो, सबको समझ में आ रहा है कि इनका हर एक फैसला क्या होता है, कानून, और उसी को पूरा सुरक्षित करके रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे और भविष्य में उसी के आधार पर फैसला की सुनवाई करेंगे अलग अलग न्यायालय, अलग अलग न्यायाधीशों में, सॉरी अलग अलग न्यायालय जो में जो भी न्यायाधीश होंगे वो फैसला सुनाएंगे। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। तो अनुच्छेद 129 सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 क्या है, एक बार जल्दी से बता दो। सुप्रीम कोर्ट को कौन से न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? अभिलेख न्यायालय। जो उनका फैसला होता है वह क्या होता है, कानून होता है, और उसी को रिकॉर्ड के आधार पर सभी न्यायालय में माना जाता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो चलो अभी तक हम जो देखें एक बार जल्दी से रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो अनुच्छेद 125 क्लियर है सबको? 125 किससे रिलेटेड था? वेतन से। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 तदर्थ न्यायाधीश। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 में अभिलेख न्यायालय। 129 क्या है? अभिलेख न्यायालय। क्लियर है यहां तक सबका? चलो अब देखते हैं अनुच्छेद 130। अनुच्छेद क्या देखेंगे? 130। अनुच्छेद 130 में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान की चर्चा है। किसकी चर्चा है? स्थान। कि सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है या कार्य जो भी है उसका स्थान कहाँ होगा। तो अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान किसको लिखा गया है, तब बताएंगे दिल्ली को। किसका बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, जल्दी बता दो। या सुप्रीम कोर्ट की जो भी बैठकें होनी वो दिल्ली में ही होगा, क्योंकि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या चीज बताया गया है? दिल्ली को बताया गया है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसके बैठक का जो स्थान को बदला भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कौन किससे स्वीकृति लेगा? तो सिंपल हम देखेंगे स्थान को लेके। स्थान जैसे कभी दिल्ली में तो बैठक होना ही है, दिल्ली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? तो देश में जो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस जो इंडिया है, वो राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात, किसका बता देंगे, राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा। उस परमिशन अगर मिल जाता है तो दिल्ली के अलावा कहीं और भी बैठक कर सकता है। ऐसा बताया गया 130 के अंतर्गत। 130 के तहत एकदम फिक्स जगह किसको बता दिया गया है? दिल्ली को। लेकिन दिल्ली के अलावा भी बैठक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कहीं और। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट को परमिशन लेकर आना होगा। किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात दिल्ली के अतिरिक्त देश के किसी भी स्थान पर बैठक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। आ रहा बात समझ में? और ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि दिल्ली के अलावा अब तक कहां कहां सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो चुकी है। तो उसमें दो स्थान बताना है। एक बताओगे हैदराबाद। क्या बताओगे? हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो चुकी है। और दूसरा बताओगे श्रीनगर। क्या बताओगे? श्रीनगर। ये दो जगह ऐसे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की बैठक लग चुकी है अब तक। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? कहाँ कहाँ जल्दी बताओ। हैदराबाद में और श्रीनगर में ऐसा हो गया है। क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 130 किससे रिलेटेड है, जल्दी बता दो। सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान किसको बताया गया है? दिल्ली को। लेकिन दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं भी लग सकता है। लेकिन उसके लिए सीजेआई को किसकी स्वीकृति चाहिए? राष्ट्रपति। तो स्वीकृति मिलने के बाद कहीं भी बैठक लग सकता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एग्जाम्पल में दो ठो बताओगे, कौन कौन सा? हैदराबाद और श्रीनगर ऐसे स्थान है जहां सुप्रीम कोर्ट की बैठक लग चुकी है अभी तक। क्लियर है सबके यहां तक? आगे बढ़े। चलो आर्टिकल 129 हो गया ना, सॉरी 130 अभी देखे। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 131। देखो आर्टिकल का क्रमांक के अंदर क्या लिखा है वो तो अभी याद नहीं होता,
अभी केवल आपको नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नियम। जैसे बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो लग सकता है। कथन बोलेगा किसके अनुमति के पश्चात? राष्ट्रपति। तो ये नियम का ज्यादा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल उतना कम पूछता है। आर्टिकल एकदम मेन मेन ही आता है, समझ आ पा रहा है। लेकिन आजकल जो आर्टिकल के अंदर जो नियम है उसी को ही कथन निष्कर्ष में देता है, समझ आ पा रहा है। तो हमको मेन क्या समझना है? नियम। जैसे नियम और याद भी हो जाता है। जैसे आज हम जितना पढ़े अभी पूछूंगा तो बता दोगे। जैसे कि सिंपल पूछूंगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। नहीं बता सके लेकिन वो बात अलग है। ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, पक्का। तदर्थ न्यायाधीश कब बुलाया जाता है? जब कोरम पूरा नहीं होता है तब बुलाते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश कब आता है? जब चीफ जस्टिस नहीं होता है और आवश्यक कार्य में गया हो, ठीक है ना भाई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कब आते हैं? जब न्यायाधीशों की कमी हो जाता है तो सेवानिवृत्त वाले को भी बुला सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो उनको, समझ आ पा रहे हैं। तो इस टाइप की जो नियम है याद रहता है। दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ बैठक लग चुके हैं अभी तक? हैदराबाद और श्रीनगर। तो अंदर के जो डिटेल है वो याद तुरंत हो जाता है, लेकिन आर्टिकल को आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। आ रहा समझ में? ताकि आर्टिकल नंबर देखते उसके अंदर का चीज दिमाग में आना चाहिए। क्लियर सबका? चलो अनुच्छेद 131 देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की किस अधिकार की चर्चा की गई है? तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का बताया गया है मूल क्षेत्राधिकार। क्या बताया गया है? मूल या प्रारंभिक लिख देता हूं, ठीक है ना। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। तो ये जब भी क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार की चर्चा किस आर्टिकल के अंदर है, तो क्या बताओगे? आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार की चर्चा है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है? तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आप बताओगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की कार्य करते हैं। कितने प्रकार का कार्य करते हैं? 3 प्रकार का, समझ आ पा रहे हैं। और प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से विवाद का निपटारा करता है। किसका निपटारा करता है? विवाद। अब ये विवाद किनके किनके बीच होता है? तो सिंपल अब बताओगे, अगर केंद्र सरकार का विवाद, केंद्र सरकार का विवाद राज्य सरकार के साथ हो गया, किसी भी, किसके साथ हो गया? राज्य सरकार के साथ, तो उसका फैसला हाई कोर्ट में जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अनुच्छेद 131 में लिखा है कि प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सदैव सुप्रीम कोर्ट करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? क्लियर है सबके यहां तक? दूसरा विवाद ये हो सकता है एक राज्य सरकार हो, ठीक है ना, और एक दूसरा भी राज्य सरकारी हो। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का विवाद मध्य प्रदेश के साथ हो गया किसी भी मामले में, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ से सटे जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तो ऐसे एक स्टेट का विवाद अगर उनसे सटे दूसरे स्टेट से हो जाता है तो वो भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? क्योंकि यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार में लिखा है कि इस टाइप के अगर विवाद होते हैं तो उसका निपटारा सदैव सुप्रीम कोर्ट करेगा। समझ आ रहा है? तो पहला विवाद बता दो कौन है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो गया। दूसरा राज्य और राज्य के बीच विवाद हो गया तब, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन आता है कि एक तरफ मान लो राज्य है, सरकार है कोई, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार का साथ अन्य सभी राज्य लोग दे रहे हैं। तो इस टाइप का भी केस आ जाता है कभी कभी। जैसे एक राज्य अड़ा है कि मैं काम नहीं करूंगा, मान लो पश्चिम बंगाल, समझ आ पा रहे हैं, और केंद्र सरकार के साथ अन्य राज्य लोग खड़े हैं, तो इस टाइप का भी विवाद आ जाता है कि हम बाकी राज्य ऐसा चाहते लेकिन एक राज्य नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा विवाद जब भी आ जाएगा तो उसको भी कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है। समझ आ पा रहे हैं? तो ये 3 प्रकार के केस आते हैं 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समझ आ पा रहे हैं? तो पहला बता दो क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, दूसरा राज्य और राज्य के मध्य विवाद, और तीसरा राज्य और
केंद्र प्लस राज्य वाला विवाद। समझ आ पा रहा है? तो इस टाइप के 3 केस इसके अंदर हम देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो, आ रहा है समझ में? ठीक, आगे बढ़े। चलो आर्टिकल 131 के बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा, 132। चलो आर्टिकल 132 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की भी चर्चा इसमें किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक और अधिकार प्राप्त है जिसको हम बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो क्षेत्राधिकार के अंदर अभी हम लगातार क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर, चलो 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कौन सी शक्ति प्राप्त है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त, ये देखिए। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट को ही और कौन सा शक्ति देखने मिला? प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार की भी शक्ति इनके पास में है। और एक कौन सा, जल्दी बता दो, अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति प्राप्त होता है। क्लियर सबका? अब अपील क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं कि अपील किसे कहा जाता है। बताओ जल्दी से। अब हाँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर हम छोटे न्यायालय से देखते हैं तो एक हमारा होता है तहसील न्यायालय। कौन सा न्यायालय होता है? तहसील न्यायालय के बाद अपील होके हम कहाँ ले जा सकते हैं? हाँ, ठीक है ना। या तहसील न्यायालय से या जिला न्यायालय लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं जाता ना, एसडीएम वाले के पास जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कलेक्ट्रेट वाला, ठीक है ना। चलो लेकिन ये तो नहीं, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, न्यायपालिका वाला का ही लेके चलता हूँ मैं। तो मान लो कि छोट अपन मान लो जिला न्यायालय लेके चलते हैं। कौन सा न्यायालय? तो जिला न्यायालय से आगे सुनवाई कहाँ हो सकता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर यह है कि अब उसके नीचे जो भी न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ वो सुनवाई कर सकता है। जैसे मान लो हाई कोर्ट फैसला सुना दिया, तो उसके फैसला को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी शक्ति प्राप्त है? अपीली क्षेत्राधिकार की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालतों का फैसला को चेंज कर सकता है। इसलिए अपील किया जा रहा है नेक्स्ट न्यायालय में, तो उसका केस वहां चले जाता है। समझ आ पा रहा है? तो जिला न्यायालय से सीधा कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट जिला न्यायालय के फैसले को बदल सकता है। और हाई कोर्ट के फैसले कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ा अपीली न्यायालय, उसके ऊपर कोई अपील के लिए है ही नहीं जगह अब। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? सबसे बड़ा अपीली न्यायालय किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के तहत? 132 में है। समझ आ पा रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें ध्यान से, तो कौन कौन से मामलों पर अपील सुना सकता है, मतलब केस को बदल सकता है, कुल मिला के बोल सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले बताओगे संवैधानिक मामला। कौन सा मामला? संवैधानिक। अगर संवैधानिक मामलों को लेकर कुछ केस आता है तो उनको स्वतः कुल मिला के बिना कुछ किए उनको ही पावर होता है उनको बदलने के लिए, जो भी है उसके अंतर्गत। समझ आ रहा है? तो संवैधानिक मामलों पर क्या सुना सकता है? अपील सुना सकता है। इसके अलावा अगर बात करें दीवानी मामलों पर, कौन से मामलों पर? दीवानी मामलों पर भी अपील सुना सकता है। अपील सुनाने का मतलब फैसला बदल देना और नया फैसला सुनाना। समझ आ पा रहा है? आया ना। तीसरा होगा आपराधिक मामला। कौन सा होता है? आपराधिक मामला। समझ आ पा रहा है? और तीसरा जो होता है, चौथा जो होगा जिसको बोलते हैं, इसमें होता है विशेष अनुमति से। जो अगर कुछ फैसला यहां आता है, अनुमति लेते हैं और अनुमति अगर दे दिया सुप्रीम कोर्ट, हाँ यहाँ इस पर मैं अपील सुना सकता हूं, तो ऐसा वाला मामला भी आ सकता है। समझ आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष अनुमति से आया वाला मामला। समझ आ पा रहा है? ये 3 तो फिक्स है, संवैधानिक मामला, दीवानी मामला और कौन सा? आपराधिक मामला। लेकिन इनके अलावा कुछ और विशेष मामले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें अनुमति दे दिए कि इस पर मैं अपील सुनाऊंगा ऐसे करके, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है अपील के लिए। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो ये 4 प्रकार के आपको याद रखना है, अपील सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। पहला कौन सा? संवैधानिक मामलों पर अपील सुना सकता है। दूसरा दीवानी मामलों पर अपील, दीवानी मतलब सिविल मामला जिसको हम बोलते हैं, है ना। और आपराधिक मतलब फौजदारी होता है। आपराधिक मतलब क्या होता है?
फौजदारी उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और विशेष अनुमति से तो अलग से परमिशन लेके वहां जाते हैं अपन। क्लियर सबका। एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट दीवानी मामलों पर अपील सुना सकता है, इसको अलग से और कहीं लिखा गया डिटेल से। एक तो 132 में लिखा है कि कौन कौन सा अपील सुना सकता है, लेकिन दीवानी मामले में क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे इसकी पूरी चर्चा आर्टिकल 133 में है। किसमें जल्दी बताओ। तो 133 में पूरा डिटेल से लिखा है। कौन सा जल्दी बताओ। दीवानी मामलों को लेकर अपील, ठीक है। वैसे ही आपराधिक मामलों का जो अपील को लेकर पूरा डिटेल की चर्चा किया गया 134 में। किसमें किया गया जल्दी बता दो। 134 में। और विशेष अनुमति वाला किया गया है 135 मत बोलना, 136 में है। किसमें जल्दी बताओ। 136। तो इसको अलग से और नहीं लिखूंगा, ऐसे समझ जाना। दीवानी मामलों से रिलेटेड आर्टिकल बोलेंगे तो 133, आपराधिक वाला 134 और विशेष अनुमति से जो आएगा वो 136 में होता है। क्लियर है सबका यहाँ तक। चलो, तो आज अनुच्छेद 132 तक ही देखते हैं। वैसे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है टोटल। 124 से लेकर 147। तो इस बीच में भी और भी अनुच्छेद बचे हैं हमारे। 132 तक आज यहाँ याद रखना है। क्लियर है नहीं जल्दी बताओ। आ रहा बात समझ में। चलो, तो एक बार रिवीजन कर लो क्या क्या आज हम पढ़े हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। और हटाना चाहे तो क्या ला सकते हैं। महाभियोग लाने के कितने विषय हैं, दो। पहला कदाचार और दूसरा शारीरिक असमर्थता। समझ आ पा रहे हैं। इसके बाद हम देखें न्यायाधीशों को वेतन कौन से फंड से जाता है, संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य का 2,50,000। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो काम करते हैं उन्हीं को ही हम बोलेंगे, जो अन्य न्यायाधीशों में से ही जाके काम करेगा, ठीक है। फिर अपन देखें तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं वो कब आते हैं, जब गणपूर्ति पूरा नहीं होता है उस समय। समझ आ पा रहा है। सेवानिवृत्त वाले को कब बुलाएंगे, जब न्यायाधीशों में कमी हो जाए। बैठक में कमी नहीं, मामलों पर कमी हो जाता है, फैसला के मामले पर बहुत सारे केस आ जाते हैं उस पर। आ रहा बात समझ में है ना। अभिलेख न्यायालय सबको समझ में आ गया है। अभिलेख न्यायालय के तहत हर एक फैसला क्या बन जाता है, कानून और एक रिकॉर्ड के रूप में लिखा जाता है और भविष्य में उसी का ही उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। आए बात समझ में। फिर आगे देखें हम सुप्रीम कोर्ट का स्थान सबको समझ में आ गया है। मुख्य रूप से फिक्स क्या है, दिल्ली, लेकिन दिल्ली के अलावा और भी बैठक हो सकता है, जैसे कि कहाँ कहाँ हो चुका है, हैदराबाद और श्रीनगर। फिर हम देखें प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार का विवाद का निपटारा करता है। पहला केंद्र और राज्य के बीच में, दूसरा राज्य और राज्य के बीच में, और तीसरा राज्य और केंद्र प्लस राज्य के बीच। ये पूरा अगर विवाद जाता है तो यही निपटारा करेगा। फिर देखे थे अपीली क्षेत्र अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले जितने भी हाई कोर्ट हैं, जो भी न्यायालय है, उनका सीधा अपील सुना सकता है, फैसला बदल सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 132 के तहत। कौन कौन से मामले पे अपील सुना सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति। दीवानी मामलों पर 133, आपराधिक में और विशेष अनुमति में 136 में यह लिखा है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक। चलो, तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी इसका आगे कल देखेंगे। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। चलो।